हे गाइस, वेलकम टू यूएवी। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 जो हमारी मेंस बूस्टर सीरीज़ है। उसमें हमारा ये चैप्टर 2 है जिसमें हम उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, बेसिकली हमें क्या है कि जो भी रूलर्स हैं दिल्ली सल्तनत के, हमें उनके बारे में डिस्कस करना है और उन्होंने जो भी डेवलपमेंट्स किए, उनके पीरियड के दौरान जो भी डेवलपमेंट हुए, हमें उनके बारे में पढ़ना है। यहाँ से हम दिल्ली सल्तनत का जो भी ये 5 डायनेस्टीज़ हैं लोधी तक हम यहाँ पर पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम मुग़ल पीरियड के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो जैसा कि आप लोग इसमें मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ते ही होंगे ये सब चीज़ें, इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे हम स्लेव डायनेस्टी से हम स्टार्ट करते हैं, अगर देखें तो यहाँ पर हम देखेंगे तो इनके फाउंडर कौन रहे, वो रहे कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये कौन थे? ये थे स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी। तो ही वॉज द स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी। और इनका योगदान क्या रहा हिस्ट्री में? इन्होंने क्या किया कि कुतुबुद्दीन ऐबक को मतलब होता क्या था कि जैसे गौरी है तो मोहम्मद गौरी ने इन्हें भेजा इन्वेजन के लिए इंडिया में। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, अपने ही दम पर मेरठ में जो रिवोल्ट चल रहा था उसे सप्रेस किया। और वहाँ पर मोहम्मद गौरी है वो प्रेजेंट नहीं थे। तो इससे हुआ क्या कि इम्प्रेस हो गए ये मोहम्मद गौरी। जब मोहम्मद गौरी इम्प्रेस हो गए तो इन्हें एक टाइटल दिया मोहम्मद गौरी ने, जिसे हम कहते हैं मलिक। अब देखिए, इसके बाद की अगर हम बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो रूलर रहे वो रहे हमारे इल्तुतमिश। ये भी कौन थे? एक स्लेव थे। ये किसके स्लेव थे? ये थे हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक के। तो इन्हें हम स्लेव भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक भी स्लेव थे मोहम्मद गौरी के, एंड इल्तुतमिश वाज आल्सो द स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसलिए इन्हें स्लेव ऑफ स्लेव भी कहा जाता है। इनका बेसिकली कंट्रीब्यूशन क्या रहा? इनका कंट्रीब्यूशन ये था कि पहली बात तो ये है कि ये मतलब देखिए गवर्नर थे ये आपके बदायूं के। और हुआ क्या कि फिर इसके बाद तो एक गवर्नर कहाँ के? बदायूं के थे। और एंड ही वॉज द मोस्ट प्रोमिनेंट इक्ता मतलब हम बोलते हैं जो प्रोविंस है। तो जो आपका बदायूं जो बहुत प्रोमिनेंट मतलब इक्ता था, तो वहाँ की मतलब सल्तनत का जो कौन थे, ये एक तरीके से गवर्नर थे। अब हुआ क्या कि ये सुल्तान बने, कहाँ के? दिल्ली के। और फिर इन्होंने भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन किए, जैसे कि आपके सिल्वर कॉइन्स जो थे वो इन्होंने इशू किए, जैसे हम टंका बोलते थे। तो अब ये बेसिक हिस्ट्री का पार्ट हो जाएगा, तो इसमें डीप में ना जाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि इल्तुतमिश के बाद आपका बलबान जो थे वो डायनेस्टी इस्टेब्लिश होती है। और खिलजी टाइम पीरियड में जो भी है, अलाउद्दीन खिलजी या फिर जलालुद्दीन खिलजी है, तो इनका जो टाइम पीरियड रहा वो वैसे भी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं था और एक्सपेंशन भी बहुत ज़्यादा नहीं था। तो हमें फिर इसके बाद यूपी से जो रिलेटेड है वो हमें पढ़ना है कि तुगलक्स के बारे में। तो देखिए, द एंटायर एरिया ऑफ प्रेजेंट उत्तर प्रदेश वॉज पार्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत का जो मतलब उत्तर प्रदेश है वो पूरा पार्ट था। फिरोज शाह तुगलक की अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इन्होंने जौनपुर और फिरोज़ाबाद जो दो बहुत इम्पॉर्टेंट सिटीज़ रहीं बाद में भी, तो उन्हें इन्होंने बनाया। तो जौनपुर इन्होंने बनाया था इन दी मेमोरी ऑफ हिज पैटर्नल कज़न फ़खरुद्दीन जौना खान, जिसे हम मोहम्मद बिन तुगलक भी बोलते हैं। देखिए, तो इन्होंने किसे बनाया? जौनपुर को बनाया और फिरोज़ाबाद को बनाया ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना रिवर। और यहाँ पर जो फिरोज़ाबाद है इसे हम फिरोज शाह कोटला के नाम से भी जानते हैं या फिर तुगलकाबाद के नाम से भी जानते हैं। एक और बहुत ख़ास चीज़ हुई यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड के बीच में। तो फिरोज शाह तुगलक ऑल्सो ब्रॉट वन अशोकन पिलर टू दिल्ली फ्रॉम मेरठ। तो मेरठ से इन्होंने क्या किया कि ये जो अशोकन पिलर है उसे ये लेकर आए। तो ये देखिए, ये आपका अशोकन पिलर है और ये आपका जो तुगलकाबाद सिटी है, या फिर आप इसे फिरोज शाह कोटला भी बोल सकते हैं। अब देखिए, जब
फ़िरोज़ तुगलक की मतलब फ़िरोज़ शाह तुगलक की जब डेथ होती है तो जौनपुर क्या हुआ, इंडिपेंडेंट हो गया। और जब इंडिपेंडेंट हो गया तो आपके जो मुस्लिम पर्शियन जो रूलर्स थे, जैसे कि जो भी मलिक सरवर जो मतलब मेन जो फाउंडर हैं, शर्की डायनेस्टी जो है, शर्की सल्तनत को स्टार्ट किया इन्होंने। तो ये फाउंडर रहे मलिक सरवर। एस्टैब्लिश द सल्तनत हुज बाउंड्रीज़, और इनकी बाउंड्रीज़ जो थी जो सल्तनत की वो थी, अगर हम देखें आप इनका एक्सपेंशन, तो यूपी में वेस्ट में अगर हम देखें तो इटावा, और हम अगर ईस्ट में देखते हैं तो बंगाल, तो इटावा से बंगाल, और नॉर्थ साउथ में हम देखें तो या नेपाल से विंध्याचल तक। और जौनपुर को इन्होंने अपना कैपिटल बना लिया मलिक सरवर ने। इसके बाद जो प्रोमिनेंट रूलर रहे वो हैं इब्राहिम शाह, जिनके अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो उनके टाइम पीरियड में जौनपुर जो है और वो उसने काफ़ी प्रोग्रेस किया था इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, कल्चर, आर्ट, म्यूज़िक, लिटरेचर एंड बिजनेस। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट महमूद शाह के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि भाई उनकी जो वाइफ हैं राजा बेगम, इन्होंने जौनपुर में मदरसा, जो कि आपका इस्लामिक जो स्कूल है या इस्लामिक रिलीजियस स्कूल आप बोल सकते हैं, और उसे स्टैब्लिश किया। कहाँ पर? जौनपुर में। तो आप देख सकते हैं कि जौनपुर इतना मतलब इम्पॉर्टेंट सिटी कैसे रहा मिडीवल टाइम पीरियड में। तो हमें यूपी में जो जौनपुर है उसके बारे में, जो भी रूलर्स हैं, तो हमें इसके बारे में अच्छी तरह पढ़ना है। अब देखिए, एक जौनपुर में एक अटाला मॉस्क है जो कि कंस्ट्रक्ट कराई गई थी, स्टार्ट किया था उसका कंस्ट्रक्शन फ़िरोज़ शाह ने 1393 में, और उसे कंप्लीट किया गया इब्राहिम शाह के द्वारा, जो ये आपके सेकंड नंबर के शर्की रूलर हैं। तो इब्राहिम शाह ने इसे कंप्लीट किया। जौनपुर एडमिनिस्ट्रेशन इज़ यूनिक फॉर क्रिएटिंग एंड प्रोटेक्टिंग द हार्मनी बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटीज़ ड्यू टू इट्स क्वालिटीज़ एंड डेवलपमेंट। जौनपुर वॉज नोन एज शिराज हिंद। शिराज हिंद मतलब लाइट ऑफ इंडिया। तो मतलब उसकी इतनी अच्छी जो फील्ड, अच्छे एजुकेशन वाली फील्ड हो, आर्ट एंड कल्चर वाली फील्ड हो, उसमें सब में इतना अच्छा डेवलपमेंट हो रहा था और इतनी अच्छी क्वालिटी मतलब डेवलप हो रही थी, जिसकी वजह से जौनपुर को क्या है, शिराज हिंद, लाइट ऑफ इंडिया कहा गया है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि आपका तुगलक डायनेस्टी के बाद हम देखेंगे आपका लोधी डायनेस्टी के बारे में हमें पढ़ना है। देखिए, तुगलक हो गया आपका, फिर इम्पॉर्टेंट जो है वो लोधी। तो अब हम लोधी के बारे में अगर हम देखें तो हम देखेंगे जो इनके मेन जो फर्स्ट जो रूलर हैं वो है बहलोल लोधी। इन्होंने कैप्चर कर लिया जौनपुर को 1448 में और एंड कर दिया शर्की जो रूल चल रहा था, आपके शर्की जो डायनेस्टी के जो भी ये रूलर थे, लास्ट आपके ये हुसैन खान रहे। तो इन्हें क्या किया, यहाँ से अपना जो रूल है वो इस्टेब्लिश किया बहलोल लोधी ने, एंड वंस अगेन बिकेम द पार्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो जो आपका जौनपुर है वो फिर से दिल्ली सल्तनत का पार्ट बन गया। इसके बाद इनके सक्सेसर जो रहे हैं वो हैं सिकंदर लोधी। इन्होंने इस्टेब्लिश किया सिटी ऑफ आगरा। तो देखिए, जो भी मेजर इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं आपके उत्तर प्रदेश में, जैसे जौनपुर हुआ या आगरा हुआ, या आगे हम जो भी पढ़ेंगे, तो इनसे एसोसिएटेड जो भी रूलर्स हैं या डेवलपमेंट है, हमें मेजरली उन पर फोकस करना है। तो इस्टेब्लिश सिटी ऑफ आगरा इन 1506 एंड मेड इट एट इट्स सेकंड कैपिटल। तो उसने अपनी सेकंड कैपिटल को किसे बनाया, आगरा को, एंड ही वॉज वेल एजुकेटेड एंड इंटेलेक्चुअल पर्सन। तो सिकंदर लोधी के बाद अगर हम बात करेंगे तो हम देखेंगे इब्राहिम लोधी के बारे में। इब्राहिम लोधी जो 1517 में इनके सक्सेसर बने सिकंदर लोधी के, और उसने मतलब एक टाइटल लिया इब्राहिम शाह का, डिवाइडेड हिज एम्पायर इनटू 2 पार्ट्स एंड अपॉइंटेड जलाल खान जो उनके भाई थे, इन्हें रूलर बना दिया किसका, जौनपुर का। लेकिन फिर लेटर ऑन जो भी डेवलपमेंट्स हुए, जो भी कुछ इश्यूज थे, जिसकी वजह से इन्होंने जौनपुर को फिर से रीमर्ज कर लिया अपने एम्पायर में। लेकिन इससे हुआ क्या, अब जलाल खान जो कि मेन मतलब समस्या का जड़ था, इसे बनाया तो था पहले एम्पायर कि भाई तुम चलो अपने आप से देखो संभालो, लेकिन फिर क्या हुआ कि भाई ये इंडिपेंडेंट जाना होना चाह रहे थे बिल्कुल। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि उसने अपने मतलब वापस ले लिया इब्राहिम लोधी ने। लेकिन हुआ क्या कि जलाल खान इसकी वजह से रिवोल्ट कर गए और उन्होंने फिर से जौनपुर को एनेक्स कर लिया। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे कि इब्राहिम लोधी का जो मेन दिल्ली सल्तनत पर जो कब्जा था, अब इनके टाइम पीरियड पर भी क्या हुआ, अनबन जो आपस में चल रही थी, जिसकी वजह से जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, जो फेमस इंसिडेंट है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें हुआ क्या कि इब्राहिम लोधी के टाइम पीरियड में जो इनके मिनिस्टर थे शायद दौलत खान लोधी, उन्होंने क्या किया, उन्हें पता था कि भाई एक बहुत बड़ा मतलब बहुत धुरंधर एक रूलर है या फिर
आप कह सकते हैं सोल्जर है, जिनके बारे में इन्हें पता चला कि वो है अकबर। और अकबर भी कहीं ना कहीं अगर हम अकबर के बारे में हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम देखेंगे जब वो 13 की उम्र में मतलब यहाँ पर बैठा, आपके उसने क्राउन को संभाला, लेकिन हम देखेंगे उसके इंडिया आने से पहले उसकी प्रिपरेशन पहले से ही चल रही थी कि भाई मुझे इंडिया में आना है, लेकिन उसे कोई मौका नहीं मिल रहा था। और इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि भाई उसे खुद ही इनविटेशन आ गया। तो जब वो आया, लेकिन इनविटेशन इसलिए भेजा गया था दौलत खान लोधी के द्वारा कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी अभी प्रॉब्लम्स चल रही हैं इनके बीच में, वो कि सही हो जाए। और मतलब आप इन्हें इब्राहिम लोधी को यहाँ से मतलब हटा दीजिए, गद्दी पे से, राजगद्दी पे थे सुल्तान से, आप इन्हें हटा दीजिए। अब देखिए, अगर हम मुग़ल पीरियड की बात करेंगे तो हम देखेंगे जो पहले रूलर हैं वो हैं आपके बाबर। बाबर के बारे में हम देखते हैं तो इस्टेब्लिश मुग़ल रूल इन इंडिया। सबसे पहली बार देखिए फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो 1526 में होती है, जिसमें इन्होंने इब्राहिम लोधी को हरा दिया। आफ्टर द बैटल बाबर मेड आगरा हिज कैपिटल, तो आगरा को क्या किया इन्होंने अपना कैपिटल बना लिया। अब अगर हम इम्पॉर्टेंट जो बैटल्स हैं, अगर हम बाबर के टाइम पीरियड की उनके बारे में बात करें तो हम देखते हैं बैटल ऑफ खनवा 1527 में होती है, जो कि इसमें क्या किया, डिफीटेड राणा सांगा ऑफ मेवाड़। और ये मोस्ट डिसाइसिव बैटल कहा मानी जाती है, क्योंकि अब इस बैटल में अगर जो भी जीतता है, जैसे कि आपका बाबर जीता, तो इसके बाद क्या हुआ कि भाई कोई बड़ा कोई रूलर नहीं था जो कि बाबर के अगेंस्ट में यहाँ पर जो कि यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन क्रिएट कर रहा था उसके एक्सपेंशन में। तो भाई वो यहाँ से मुग़ल रूल का इस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट हुआ। और उसके बाद मोर देन हम देख रहे हैं कि भाई मोर देन 2 सेंचुरीज़ मुग़ल पीरियड लास्टेड। एंड अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं एक बैटल है, बैटल ऑफ चांदेरी 1528 में, और थर्ड है बैटल ऑफ घाघरा जो कि इंपॉर्टेंट है। तो 3 बैटल हमें देखी, बैटल ऑफ खनवा, बैटल ऑफ चांदेरी एंड बैटल ऑफ घाघरा। बैटल ऑफ घाघरा में बाबर की लड़ाई होती है महमूद लोधी से, और बाबर ने अपने मतलब यहाँ पे बाबर जीत जाता है और अपना एक्सपेंड करता है किंगडम को, जो कि सिंधु अगर हम देखें वेस्ट में उसका एक्सपेंशन है, और ईस्ट में बिहार तक, और कन्नौज जो है और अवध जो कि बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट थे उसके एम्पायर के। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि भाई 1526 से 1530 तक बाबर का रूल रहा। इसके बाद इनके बेटे जो कि हुमायूं, जो कि इनके 4 मतलब बेटों में से एक इनका बेटा था हुमायूं। तो इन्होंने मतलब सबसे बड़े बेटे थे, एल्डेस्ट सन ऑफ बाबर, और इन्होंने 1530 में गद्दी संभाली। तो इन्हें मतलब इन्हें राजा का मतलब जो भी पद दिया, इनका कोरोनेशन हुआ 1530 में आगरा में। 1545 में हम देखेंगे तो पहले हम यहाँ देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट। अगर इनके बैटल्स के बारे में बात करेंगे तो हम देखते हैं कि बैटल ऑफ चौसा जो है 1539 में शेर शाह के अगेंस्ट में इन्होंने लड़ी हुमायूं ने, लेकिन शेर शाह यहाँ पर जीत जाता है। बैटल ऑफ बेलग्राम की बात करें या फिर बैटल ऑफ कन्नौज भी बोला जाता है 1540 में जो कि लड़ी गई है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि भाई हुमायूं यहाँ से भाग जाता है। ये शेर शाह के साथ में ही लड़ाई हो रही है। बैटल ऑफ सैमल जो है वो इम्पॉर्टेंट है, मेवाड़ रीजन में ये होती है, यहाँ पर शेर शाह जीत जाते हैं। तो 1539 से 1540 1544 यहाँ तक ये कंटिन्यूस लड़ाइयाँ चल रही हैं। अब देखिए होता है क्या है, 1544 में आपका शेर शाह जीत जाते हैं, लेकिन 1545 में शेर शाह की हो जाती है डेथ। तो 1555 में बैटल ऑफ सिरहिंद होता है और हुमायूं क्या करता है, दिल्ली को फिर से रिकैप्चर कर लेता है। एंड 1556 में हुमायूं की डेथ हो जाती है। अब देखिए 1 साल ही नहीं हुआ था इन्हें अपनी दिल्ली को फिर से रिकैप्चर करे हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ हो जाती है बाय फॉलिंग डाउन दी स्टेयर्स। ये लाइब्रेरी में थे और ये स्टेयर से स्लिप होकर गिर जाते हैं और इनकी डेथ हो जाती है। हुमायूं का जो टाइम पीरियड है वो है 1530 से 1556 AD तक। इसके बाद हम जो रूलर की बात करेंगे वो हैं अकबर। तो अकबर का टाइम पीरियड है 1556 से 1605 AD। तो ये 13 साल की उम्र में जो है ये सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया था, जैसे कि 13 जो ईयर का मैंने अभी शायद मेंशन ऊपर कर दिया था बाबर के लिए, वो बाबर के लिए नहीं है, वो यहाँ पर आपके अकबर की बात हो रही है। तो थोड़ा सा मिस्टेक आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। सेट ऑन थ्रोन एट द एज ऑफ 13। अकबर चेंज द नेम ऑफ प्रयाग, जो प्रयागराज है उसे इलाहाबाद, जो आज की डेट में फिर से हमारे जो चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ जी, इनके टर्म में फिर से उसे प्रयागराज का नाम दे दिया गया है इलाहाबाद को। तो ये 1583 में अकबर ने इसे चेंज किया था। और अकबर ने मतलब एक न्यू सिटी
बनाई जिसका नाम था फतेहपुर सीकरी, जो कि 36 किलोमीटर दूर थी आगरा से। और रेड फोर्ट का कंस्ट्रक्शन किया आगरा में। और अकबर के टाइम पीरियड में उनके पास 9 जेम्स थे, मतलब 9 लोग थे ऐसे बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत दिमाग वाले लोग आप बोल सकते हैं। तो अलग अलग फील्ड से वो लोग थे। तो इसमें से जो 2 मतलब जेम थे वो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे, जिनके नाम है बीरबल एंड टोडरमल। तो बीरबल जो है वो जालौन से थे एंड टोडरमल जो है वो सीतापुर एक जगह है लखनऊ के पास, वहाँ से थे बीरबल एंड टोडरमल। अगर हम इम्पॉर्टेंट बैटल्स की बात करें तो देखिए फर्स्ट बैटल जो है वो बाबर के द्वारा लड़ी गई 1526 में इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट। एंड सेकंड बैटल जो है वो इनके ग्रैंडसन जो है अकबर, इनके द्वारा लड़ी जाती है, जिसमें ये हिमू को हरा देते हैं। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556। और भी जो इनके डेवलपमेंट है वो है, आप देख लीजिए कि ग्वालियर को इन्होंने 1559 में कैप्चर किया, जौनपुर को 1560 में कैप्चर किया है, मालवा एंड चुनार फोर्ट को 1561 में। बैटल ऑफ हल्दी घाटी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब बैटल है 1576 में जो कि लड़ी गई थी, और राणा प्रताप सिंह के महाराणा जो प्रताप थे, महाराणा प्रताप जो राजा थे उनके अगेंस्ट में लड़ी गई थी बैटल ऑफ हल्दी घाटी। तो ये अकबर के टाइम पीरियड के डेवलपमेंट हो गए इंपॉर्टेंट। अगर हम इनके आगे चलते हैं तो हम देखेंगे कि भाई जहांगीर जो इनके बेटे हैं उन्होंने आगरा में इनका कोरोनेशन होता है और 1605 में ये गद्दी पे बैठते हैं। ठीक है, अब देखिए ही इंस्टॉल प्योर गोल्ड, पहले हम इनके डेवलपमेंट देख लेते हैं। तो ही इंस्टॉल प्योर गोल्ड चेन ऑफ जस्टिस, जिसे हम जंजीर अदाली बोलते हैं, एट शाह बुर्ज इन आगरा फोर्ट एंड ऑन अ पिलर एट द बैंक ऑफ यमुना। द जंजीर अदाली हैड 60 बेल्स इन इट। और जहांगीर ने एक पर्सन श्रीकांत को एक एज अ जज जो है वो हिंदू जज थे, इन्हें अपॉइंट किया गया था। अब देखते हैं कि जो इनके जहांगीर के टाइम पीरियड में मतलब जो भी इनके फेरबदल हुई इनकी पोजीशन में, वो देखिए जो इनके बेटे थे खुसरो, इन्होंने रिवोल्ट किया और एम्परर बन गए। लेकिन बाद में एक और जो उनके दूसरे बेटे थे खुर्राम, जो कि शाहजहाँ के नाम से भी जाने जाते हैं, इन्होंने खुसरो को मार दिया। तो जहांगीर ने एग्जीक्यूट किए 5th सिख जो हैं सिख गुरु को, गुरु अर्जन देव को इनके टाइम पीरियड में ही एग्जीक्यूट किया गया था। एंड टूम्ब ऑफ खुसरो जो है वो बनाई गई खुसरो गार्डन में प्रयागराज में। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कि हमें जहांगीर के टाइम पीरियड के बारे में पढ़। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे इसमें शाहजहाँ के बारे में हम जानते हैं कि भाई जो खुर्राम जिन्होंने खुसरो को मारा था, इन्होंने थ्रोन को संभाला 1628 से। और जब ये थ्रोन को पाना चाहते थे तो कहा जाता है कि भाई ये बहुत ज़्यादा ब्रूटल थे और अपने इंटॉलरेंस है रिलीजन को लेकर। तो एक्सटेंडेड द थ्रोन फेब 1628 ऑन हिज पाथ टू द थ्रोन ही किल मैनी ऑफ हिज रिलेटिव। तो देखिए आप, इन्होंने अपने जो भी रिश्तेदार हैं कितने लोगों के इन्होंने खून किए। और इन्होंने अर्जुन मान बानो बेगम से शादी की, जिन्हें मुमताज़ महल के नाम से भी जाना जाता है, जिनकी मृत्यु 1631 में हो गई थी। और शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया इनकी मेमोरी में 1631 से 1648 में। और हिज पीरियड इज़ रिगार्डेड एज गोल्डन पीरियड ऑफ मेडिवल हिस्ट्री, मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, आर्ट एंड लिटरेचर। ही अपॉइंटेड अ पंडित जगन्नाथ एज एज रॉयल पोएट। तो ये बेसिक कुछ फैक्ट्स हैं जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं शाहजहाँ के बारे में। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि औरंगज़ेब, जिनका टाइम पीरियड 1658 से 1707 AD तक था। तो एंड क्राउन हिमसेल्फ एम्परर इन 1658 आफ्टर पुटिंग हिज फादर इन जेल। तो इन्होंने शाहजहाँ को क्या किया, जेल में डाल दिया था। और ये रिलीजियस इंटॉलरेंस थे एंड बिगॉट्री ये फॉलो करते थे बहुत ज़्यादा। एंड ऑर्डर्ड डिमोलिशन ऑफ मैनी हिंदू टेम्पल्स। इन्होंने इसके लिए ऑर्डर दिया कि भाई डिमोलिश कर दीजिए, जैसे कि काशी विश्वनाथ टेम्पल जो कि वाराणसी में लोकेटेड है, सिचुएटेड है। ये बहुत ही हिंदू धर्म में बहुत मान्यता है इस मंदिर की। एंड केशव राय टेम्पल जो मथुरा में है, इसे भी डिमोलिश करने के लिए इन्होंने निर्देश दिए थे औरंगज़ेब ने। ही रीइंस्टेटेड द पिलग्रिमेज टैक्स। और जो पिलग्रिमेज टैक्स है जो कि पिलग्रिमेज थे उन लोगों से वसूला जाता था, वैसे इन्होंने क्या किया, जो कि पहले बैन कर दिया गया था, इसे फिर से रीइंस्टेट कर दिया। हैड टू फेस फियर्स स्ट्रगल ऑफ मराठास। और फिर इन्होंने मराठास के सामने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं।
एंड फेस सिख रिवोल्ट ऑल्सो। ही किल्ड नाइन्थ गुरु उन्होंने जो गुरु तेग बहादुर थे इन्हें दिल्ली में मार दिया, और जिसकी वजह से जो है खालसा पंथ का फॉर्मेशन हुआ, जो कि एक रेवोल्यूशनरी क्लास थी सिख उसमें, सिख रिलीजन में। अगर आगे हम बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि नवाब्स ऑफ अवध के बारे में हम देखते हैं। तो अवध जो है वो एक उत्तर प्रदेश में प्रोविंस था, सूबा भी जिसे कहा जाता है, ऑफ द मुग़ल एम्पायर। तो इसकी अगर हम बात करें तो देखिए जो मोहम्मद शाह, लेटरल मुगल्स की यहाँ पर बात की जा रही है, तो मोहम्मद शाह जो हैं उन्होंने सादत खान को गवर्नर बनाया अवध का इन 1722 में, और डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट। तो सादत खान ने क्या किया, जब इन्हें गवर्नर बनाया अवध का, और सादत खान ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद क्या हुआ कि भाई सफदर जंग जो हैं इनके सन इन लॉ वो सक्सेसर बने, और उसके बाद शुजाउद्दौला ने मतलब ये 1764 के टाइम पीरियड के आसपास की बात है, जब बैटल ऑफ बक्सर होती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, शुजाउद्दौला ने शाह आलम II और मीर कासिम जो बंगाल के थे इससे मतलब इनसे हाथ मिलाया ताकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में लड़ाई कर सकें। तो यहाँ पर बैटल ऑफ बक्सर होती है और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जैसे कि हम मतलब ये बेसिक हिस्ट्री है, तो ये सब तो मुझे लगता है सब जनरल स्टडी में सब लोग पढ़ते ही हैं, तो ये तो आपका सिर्फ रिवीजन ही हो रहा है। तो बैटल ऑफ बक्सर जो है, इसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है। तो और लेकिन फिर शुजा को क्या है कि उसका किंगडम वापस दे दिया जाता है, और उससे बोला जाता है कि भाई इंडेमनिटी जो कॉस्ट है 50 लाख रुपीज़ वो आपको पे करना होगा। इसके बाद असफ़ुद्दौला जो है वो नवाब बनते हैं शुजाउद्दौला के बाद, और इन्होंने अपनी कैपिटल जो है वो फैज़ाबाद से लखनऊ शिफ्ट कर दिया। और इसके बाद जो लास्ट रूलर वो रहे हैं वाजिद अली शाह, तो लास्ट नवाब ऑफ अवध। और फिर लेटर ऑन जो है वो जब ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब